बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों को अक्टूबर नवंबर 22 का पेपर 1-2 सॉल्व करना है। ठीक है। हम लोगों को पता है कि भाई ए लेवल मैथ में हमारा पेपर 1 जो है वो 75 मार्क्स का होता है। इस पेपर का मैं आप लोगों को थ्रेशोल्ड लिखवा दूं। इस पेपर के अंदर जो है हमारा ए ग्रेड जो है वो 61 के अंदर आ रहा था। बी हमारा था 54 पे। फिर सी हमारे पास था 42 पे। डी था 29 पे। और ई था 16 पे। ये हमारा थ्रेशोल्ड था इस सिलेबस, इस पेपर का। अच्छा, इस थ्रेशोल्ड से आप लोग आइडिया लगा लो कि अगर 75 में से 61 पे ए आ रहा है। बेटा हम लोगों ने लास्ट पेपर किया था, मेरे ख्याल से उसमें 75 में से 49 पे ए था ना। हमने जो मई जून 2023 का पेपर किया था उसमें 75 में से 49 पे ए ग्रेड बन रहा था। और इस दफा जो है 75 में से 61 पे ए ग्रेड बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इस बात का क्या मतलब है बेटा? बिल्कुल, पेपर जो है वो इजी है। ये वाला जो अभी हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो काफी आसान है कंपेरेटिवली। हमने जो पिछला पेपर सॉल्व किया था वो थोड़ा मुश्किल था। 2-3 सवाल उसमें काफी ऐसे थे जो बच्चों से नहीं हो पाते। अब ये वाला पेपर देखते हैं भाई। शुरू करते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 5,2 एंड 10,-1 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहला 4 स्टेप होते हैं। मिड पॉइंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे और फिर मिड पॉइंट और नई ग्रेडियंट की मदद से इक्वेशन बनाएंगे। तो स्टेप 1 कर लेते हैं भाई, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट्स में पहला x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। 5 प्लस 10 इज 15/2। प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, 2 - 1 = 1, ये आ जाएगा 1/2। ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। फिर हमें निकालना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होगा? y2 - y1/x2 - x1। तो -1 - 2/10 - 5। ये आ गया हमारे पास -3/5। ग्रेडियंट हमारे पास आ गया है -3/5। ग्रेडियंट को हम क्या कर लेंगे बच्चों? नेगेटिव रेसिप्रोकल। 3/5 को जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 5/3 हो जाएगा। और यहाँ नेगेटिव साइन है तो वहां पे पॉजिटिव साइन होगी। तो नया ग्रेडियंट जो हमारा आ रहा है वो आएगा 5/3। और फिर इक्वेशन बना लेंगे। y माइनस मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 1/2 इज इक्वल टू m 5/3 x माइनस 15/2। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/3 इंटू एक्स हो जाएगा 5/3x। बच्चों मुझे पता है 5/3 मल्टीप्लाई 15/2 कितना होगा? 5/3 मल्टीप्लाई 15/2 कितना होगा? 25 और -25/2 में प्लस करें 1/2। तो -25/2 प्लस 1/2, ये -24 हो जाएगा। -24/2 का क्या मतलब है? -12। तो y इज इक्वल टू 5/3x -12। ये आपका आंसर आ गया, 3 मार्क मिल गए। तो सम बेटा चेक करो, जब आप 5/3 को 15/2 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 25/2 आएगा, 25/6 नहीं आएगा। ठीक है। और फिर दूसरी गलती क्या होती है? यहाँ माइनस साइन है, तो जब -1/2 वहां जाएगा
तो -25 + 1 होगा। बच्चे क्या करते हैं, 25 + 1 ले लेते हैं। ये दो गलतियां होती हैं जो मुझे अभी चैट बॉक्स में नजर भी आ रही थी, तो इस बात का ख्याल रखना है बेटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 मार्क मिल गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए एंड पासेस थ्रू बी। एक आपके पास बेटा सर्कल है, इसका सेंटर ए है और वो बी से पास कर रहा है। तो आपको पता है आपकी इक्वेशन क्या होती है, x - a² प्लस y - b² इज इक्वल टू r²। अब हमारे पास सेंटर तो गिवन है ए, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स का तो मसला ही नहीं है। और इसके बाद रेडियस किस तरह आएगा हमारे पास, रेडियस निकालने के लिए हम लोग ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलो भाई ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कैसा आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, √x2 - x1² प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 10 - 5 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर। 10 - 5 = 5, ये हो जाएगा -3। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होगा 9। आंसर आ गया √34। ये हमारा रेडियस आ गया। वो अपने कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5 और 2। तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस आया √34 का स्क्वायर। आर के ऊपर भी स्क्वायर होता है ना, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। बच्चों ये पहला सवाल हो चुका है, कोई मसला है, कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, 5 मार्क का है एपीजीपी का। द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर गिवन वेयर ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ए पॉजिटिव है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ठीक है। अच्छा बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों के पास एक कॉमन डिफरेंस होता था। सही बात है। अब डिफरेंस निकालने का तरीका क्या था, डिफरेंस किस तरह निकालते थे हम लोग, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। अगर मुझे 5, 10 और 15 दिया हुआ है, तो 10 - 5 भी 5 आएगा और 15 - 10 भी 5 आएगा। और दोनों डिफरेंसेस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह यहां भी अगर मैं सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालूं, या थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालूं, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। अगर मैं करूं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 2a - a। और अगर मैं करूं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये हो जाएगा a² - 2a। अच्छा बच्चों, आप लोग ये बात तो अग्री करते हो ना, ये दोनों सेम है, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस करते हैं तो डिफरेंस ही आता है, और डिफरेंस थ्रू आउट सेम रहता है। 2a - a हो जाएगा, ये -2a जो है वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो a + 2a विल बी 3 है। ये a और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, a की वैल्यू आ गई 3। अब डिफरेंस क्या था हमारे पास, 2a - a ले लेते हैं, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस था, तो इसमें a की जगह 3 आ जाएगा। 2 3 जार 6, 6 - 3 is 3। बच्चों a भी 3 आ गया और डिफरेंस भी 3 आ गया। कोई मसला है यहाँ तक, अब तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला शीट में गिवन होगा, फर्स्ट 50 टर्म्स आपसे मांगी हुई है, सम मांगा हुआ है। तो n/2, n की जगह 50 आ गया, 2 a की जगह 3 प्लस n - 1, 50 - 1
और डी की जगह भी 3 आ जाएगा। 50/2 इज 25, 2 3s are 6, 50 minus 1 is 49, 49 into 3 is 147। तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 153। बच्चों क्या आंसर आ रहा है सम ऑफ 50 का? 25 मल्टीप्लाई बाय 53। क्या बोल रहे हो भाई? सॉरी, मैं 53 बोला था, 153 है। तो 153 तो लिखा है यहाँ पे, गलती से 53 बोल दिया। 3825। ठीक है बच्चों, कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 8x² प्लस kx प्लस 2 हैज नो रियल रूट्स। बच्चों नो रियल रूट्स का क्या मतलब है? वेरी गुड। b² माइनस 4ac विल बी लेस देन 0। अब a होगा 8, x² के साथ जो होता है वो a होता है, b आ जाएगा हमारे पास k, और c आ जाएगा 2। तो b² मतलब k² माइनस 4ac इज लेस देन 0। 4 8s are 32 into 2 is 64। 64 यहाँ माइनस था, वहां जाके प्लस हो गया। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे बच्चों, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड बेटा इब्तिसाम, हमसे वैल्यूज मांगी हैं। +-8 आ रहा होगा, ये जो बच्चे 8 लिख रहे हैं ना बेटा, ये अक्टूबर नवंबर की तैयारी कर रहे हो मुझे लग रहा है आप लोग। ये क्या आएगा? +-8। और बच्चों लेस देन जब भी होता था, तो लेस देन में हमारे पास रेंज बनती थी। तो रेंज में क्या होगा? बड़ी वैल्यू आगे आएगी और छोटी वैल्यू पीछे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, 8 आगे और -8 पीछे। तब जाके बेटा आपको 2 मार्क मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फॉर 0 to 180। अच्छा बेटा, आप लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेक करके cos थीटा के दो वैल्यूज आएंगी, इन्वर्स करके आंसर निकाल लेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। 8 2s are 16, -8 और -2 से हमारे पास -10 आ जाएगा। 8 cos स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा -2 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8 cos थीटा कॉमन ले लिया तो बचा cos थीटा -1, -2 कॉमन लिया तो बचा cos थीटा -1। एक आपके पास ब्रैकेट बन गया 8 cos थीटा -2, और दूसरा बन जाएगा बच्चों cos थीटा -1। बेटा जब भी दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 हो रहे होते हैं, हम दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये -2 में जाके प्लस हो जाएगा, तो 8 cos थीटा इज इक्वल टू 2, और 8 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। cos थीटा क्या आ जाएगा? 2/8 विच इज 1/4। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। 2 यहाँ माइनस हो रहा था, वहां जाके प्लस हो गया। 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया। और -1 है यहाँ पे, वहां जाके +1 हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू
+1। ये आपके पास दो आंसर्स आ गए, दोनों पॉजिटिव आए। अब हमें जो है वो 0 से 180 की रेंज में आंसर निकालने हैं। पहले हम लोग इसके निकाल लेते हैं बच्चों। कॉस्ट वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा, 1/4.25 होता है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.25। कितना आ रहा है? अल्फा कितना आ रहा है बच्चों? अल्फा कितना आ रहा है? 75.5। अब बेटा अगर मैं ए एस टी सी करूं तो पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस्ट पॉजिटिव होगा। अब क्या मैं फोर्थ क्वाड्रेंट लूंगा बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर मैं लूंगा क्या? वो आंसर तो ऑब्वियस सी बात है 180 से बड़ा ही आएगा। तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर ही नहीं लूंगा। तो यहां से मेरे पास एक आंसर आ गया 75.5। अब बच्चा कॉस इनवर्स 0 करें। वो कॉस इनवर्स 0 नहीं, कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स 1 आता है 0। तो इस क्वाड्रेंट में 0 आ रहा होगा और इस क्वाड्रेंट में 360 आ रहा होगा। तो हम सिर्फ 0 लेंगे। 1 से हमारे पास 0 आ गया, 1/4 से 75.5 आ गया। दोनों रेंज में आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0 और 75.5। 3 मार्क और मिल गए। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फिर हमारे पास ईपीजीपी का सवाल आ गया। अब ज्योमेट्रिक का सवाल आ गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म दिया हुआ है 1764। सेकंड और थर्ड टर्म का सम दिया हुआ है 3444। फाइंड द 50th टर्म। बेटा मैंने आप लोगों को एक्सप्रेशंस लिखवाए थे। फर्स्ट टर्म का क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिक में, सेकंड टर्म का क्या होता है, थर्ड टर्म का क्या होता है। थर्ड टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होती है? थर्ड टर्म का एक्सप्रेशन क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में? वेरी गुड। ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। जो भी टर्म मांगी होती है उससे एक कम पावर हमारी आर की होती है ज्योमेट्रिक में। और फिर बोला भाई सेकंड एंड थर्ड टर्म का सम जो है वो 3444 है। मतलब ए आर जो सेकंड टर्म है और ए आर स्क्वायर, इनको जब मैं प्लस करूंगा सेकंड और थर्ड टर्म को, तो 3444 आ रहा होगा। ठीक है। एग्जामिनर ने हमें ये दो इक्वेशंस दी हैं। अब ए आर स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे 1764 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। बेटा 1764 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। ए आर कितना आ रहा है? बच्चों ए आर कितना आ रहा है? 1680। ए आर 1680 है, ए आर स्क्वायर 1764 है। क्या करेंगे बेटा, हम लोग इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं ए को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये बन जाएगा 1764/r²। और यहाँ पे अगर मैं ए को सब्जेक्ट बनाता हूँ ये बन जाएगा 1680/r। दोनों को आपस में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1764/r² इज इक्वल टू 1680/r। बेटा इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आर और ये r² सिंप्लीफाई हो गए। 1680 यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। बच्चों आर कितना आ गया? 1764/1680।
21/20, मतलब 1.05 हो गया ना। ठीक है, अब इस आर की वैल्यू को जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ए भी आ जाएगा। ए कितना आ रहा है बच्चों? अब हमसे मांगी 50th टर्म। 50th टर्म का क्या मतलब है बच्चों? ए आर की पावर 49। 50th टर्म का यही मतलब है। ए 1600 है, आ रहा है 1.05 की पावर 49। बच्चों फाइनल आंसर बता दें मुझे। 1600 मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर 49। अली बेटा सम तो मांगा ही नहीं है, टर्म मांगी है बेटा, सवाल तो पढ़ो। सवाल पढ़े बगैर तो तुम लोग सॉल्व करते हो ना बेटा, और फिर तुम लोग बोलते हो सर सही किया था, पता नहीं ग्रेड कैसे नहीं आया। ये होता है। वन सेवन फोर सेवन 4.13। अच्छा बच्चों, हम लोग अपना आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट में देंगे। 3 सिग्निफिकेंट में हमारा आंसर क्या होगा? थ्री सिग्निफिकेंट में बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? वेरी गुड बेटा हसन। 4 तक ये 3 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो 4 के बाद 7 है, तो ये 4 क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, तो 17,500। भाई इब्तिसाम भाई क्या बोल रहे हैं? 175 नहीं होगा? जो बाकी नंबर है उनकी जगह फिर जीरो आ जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस आ गया भाई। द ग्राफ विथ इक्वेशन y is equal to fx is transformed to the graph y is equal to gx by a stretch in x direction with scale factor 0.5 followed by a translation 0 and 1. The diagram below shows the graph of y is equal to fx. ये fx का ग्राफ बना हुआ है। On the diagram sketch the graph of y is equal to gx. अच्छा, x डायरेक्शन का क्या मतलब है? ये वाली डायरेक्शन, मतलब आपका ग्राफ या तो इस तरह बड़ा हो रहा होगा या तो और छोटा हो रहा होगा। हमें दिया हुआ है स्ट्रेच फैक्टर 0.5। अच्छा बच्चों, आप लोग को याद है कि जब एक्स डायरेक्शन में होती थी स्ट्रेच, तो स्ट्रेच फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? मतलब अगर आपको दिया हुआ हो sin 4x, तो इसका मतलब ये ना ये एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो स्केल फैक्टर क्या हो जाता है इस केस में? स्ट्रेच फैक्टर जो था वो आपके इस केस में क्या था? 1/SF। मतलब यहाँ पे आपका आंसर 1/4 हुआ था। अब ये चीज आपको बताई हुई है, ये चीज 1/2 है। अच्छा बेटा, 1/2 का क्या मतलब होगा? स्ट्रेच फैक्टर आपका होता है 1/A, जो है नीचे वो आपका दिया हुआ है 0.5।
फैक्टर जो है आपका ए वो आपको दिया हुआ है 0.5। अब आप लोगों का ग्राफ जो है वो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए और या छोटा होना चाहिए? बिल्कुल सही, हमारा ग्राफ और छोटा हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या है, ग्राफ आधा हो जाना चाहिए हमारा। अब ग्राफ अगर मुझे अपना हाफ करना है तो जो पॉइंट जीरो पे आ रहा था वो तो जीरो पे ही आएगा। जो पॉइंट यहाँ पे 1 पे आ रहा था वो अब मेरा 0.5 पे आ रहा होगा। जो पॉइंट 2 पे आ रहा था वो अब 1 पे आ जाएगा। जो पॉइंट 3 पे आना था वो, जो पॉइंट 3 पे आना था वो 1.5 पे आ जाएगा। और जो पॉइंट 4 पे आना था वो हमारे पास 2 पे आ जाएगा। ये आपके पास 5 पॉइंट्स आ गए। कोई मसला इन 5 पॉइंट्स में? ग्राफ को मैंने आधा कर दिए। अब बोला हुआ है इसके बाद फॉलोड बाय ट्रांसलेशन 0 1। इसका क्या मतलब है, ट्रांसलेशन कहाँ हो रही होगी, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में? वेरी गुड बेटा अली, 1 यूनिट अपवर्ड्स। नीचे वाली जो डायरेक्शन है वो हमें अप और डाउन का बता रही होती है। तो पॉजिटिव है तो हम लोग 1 यूनिट अपवर्ड्स जाएंगे। तो सारे पॉइंट्स को अब मैं एक ऊपर ले जाऊंगा। ये एक ऊपर यहाँ आ गया भाई, ये एक ऊपर यहाँ आ जाएगा, फिर ये एक ऊपर इधर। ये आप देख लो मैंने कलर चेंज कर लिया, सबको मैं एक ऊपर ले जाऊँ। और अब मैं ये ग्राफ बना लूंगा अपना। ठीक है, ये ग्रीन वाले पॉइंट जो है ये मैं मिटा देता हूँ। ये आंसर हो गया मेरा। कोई मसला बच्चों? अच्छा, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर जी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये दोनों जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लग रही हैं, इसके बाद हमारी इक्वेशन क्या बनेगी एफ एक्स की? जी एक्स की इक्वेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इसी में आप जो है वो ये दोनों चीजें अप्लाई कर दो। 1/0.5 तो 2 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 2x। और वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है, मतलब +1। ये ट्रांसलेशन का +1 आ गया। स्केल फैक्टर आपका 0.5 था, 1/0.5 इज 2। बच्चों कोई सवाल, कोई मसला? द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेस इन दिस इक्वेशन। बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं ये सवाल, और हम लोग कंपेयरिंग से भी कर सकते हैं। बेटा आप लोग एक काम करो, आप लोग सब ये सवाल अभी कंपेयरिंग से करो। मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स कर रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाया था। ठीक है, कंपेयरिंग मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो पासवर्ड का सवाल आया था उसमें मैंने आप लोगों को कंपेयरिंग कराई थी। आप लोग कंपेयरिंग से करो, मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहा हूँ। ठीक है, चेक कर लो आप लोग दोनों आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बेटा सब ये सवाल कंपेयरिंग से करें। मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहा हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या था कि सबसे पहले हम एक्स को जो है वो एक्स स्क्वायर को खाली करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसको कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लिया।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा। बेटा दूसरा स्टेप क्या था, जो भी नंबर x के साथ होगा उसको हम डिवाइड बाय 2 करके उसका स्क्वायर प्लस और माइनस करेंगे। अब 5 डिवाइड बाय 2 इज 5/2, तो प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 6। ये बन गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 4 ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6। अब ये 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 ब्रैकेट एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। बच्चों 4 इंटू -25/4 जब करेंगे तो ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया -25 प्लस 6। तो 4x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -19। अली बेटा आपने कंपेयरिंग से करे? बेटा आप अपनी वर्किंग जो है ना वो ग्रुप पे भेज दो। ताकि बाकी बच्चे पर चेक कर लेना अपनी कंपेयरिंग से आंसर्स, अगर किसी का गलत आया है तो। वैसे आप लोगों को आंसर ये आना चाहिए। सही भाई, अली ने वर्किंग भेज दी है, बाकी सब देख लेना फिर। पार्ट बी पे आ जाएं। हेंस सॉल्व द इक्वेशन। बच्चों हेंस का क्या मतलब होता है? हेंस का मतलब होता है पिछले पार्ट से रिलेटेड। पिछले पार्ट में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, इस इक्वेशन का आंसर ये आया था। मतलब इस सवाल के अंदर मैं इसकी जगह जो है वो ये चीज यूज कर रहा हूँ। अच्छा बेटा बहुत बच्चे जो है ना इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, कैलकुलेटर में डालते हैं, 2 आंसर आ जाते हैं और बच्चों को लगता है उन्होंने सही करा है। लेकिन बेटा उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसकी जगह ये इक्वेशन यूज नहीं कर रहे हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये यूज करके इक्वल टू 45 करोगे। तो 4 ब्रैकेट एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -19 इज इक्वल टू 45। -19 वाला के प्लस हो जाएगा। अच्छा बच्चों मैं 5/2 को 2.5 लिख रहा हूँ। 19 प्लस 45 है 64। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। 64/4 इज 16। स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बेटा 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? अली बेटा 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, फिर से बताओ। +-4। बेटा ये चीज मत भूलना यार। तो x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 4। x प्लस 2.5 इज इक्वल टू -4। 4 माइनस 2.5 इज 1.5। -4 माइनस 2.5 इज -6.5। ये आपके आंसर्स आ गए भाई। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आई थी पार्ट 1 में, हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा, इक्वल टू 45 करा। 19 यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस हो गया, 64 आ गया। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 16 आ गया।
स्क्वायर हटाने के लिए हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया, तो प्लस माइनस 4 आएगा, ये बात नहीं भूलना। फिर एक दफा 2.5 को 4 से इक्वेट किया, एक दफा 2.5 को -4 से इक्वेट किया, तो आपके पास एक्स के दो आंसर्स आ गए। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? ठीक है। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x² प्लस 20x+6 शोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, मतलब जो टर्निंग पॉइंट है वो शो करना होगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंडिकेट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने स्केचिंग का क्वाड्रेटिक कर्व सीखा था, क्वाड्रेटिक्स जब हम लोग पढ़े थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बाद ही मैंने आप लोग को क्या बताया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने का रीजन ही ये है कि हम लोग क्वाड्रेटिक कर्व स्केच कर सकें। तो ये मेरी इक्वेशन है। तो बेटा मैंने आप लोग को 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप क्या था, चेक करो ए ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो है। तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम कर्व बनेगा। टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों, टर्निंग पॉइंट क्या आ रहे होंगे इसमें? वेरी गुड बेटा इब्तिसाम, -5/2, बल्कि नहीं, हसन सही बता रहे, -5/2 और -19। एच का जो कोऑर्डिनेट है उसकी साइन चेंज होती है और के वाले की एज इट इज आती है। तो टर्निंग पॉइंट होगा -2.5 -19। ठीक है। और फिर तीसरी चीज थी वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कब आएगा, जब एक्स की जगह जीरो होगा। 0 + 5/2 इज 5/2, 5/2 का स्क्वायर होगा 25/4, 25/4 इंटू 4 इज 25, 25 -19 इज 6। अच्छा वो अंजिला था, तो साहब आपका सही है, अंजिला का गलत है। बेटा वाई इंटरसेप्ट जरा कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लो, 6 ही आ रहा है ना? एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दे ये बात। जब हमें करना है क्या, अब हमें ग्राफ बनाना है। अच्छा बच्चों, हम लोगों को क्या पता है कि टर्निंग पॉइंट है -2.5 पे -19। -2.5 पे -19 यहाँ आ रहा होगा, -2 और 3 के बीच में -19। और वाई इंटरसेप्ट पे x 0 होता है, x 0 पे y 6 आ रहा है, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है। ये दो पॉइंट्स हमें पता है। तीसरा पॉइंट किस तरह आएगा, टर्निंग पॉइंट से अगर मैं 2.5 लेफ्ट पे जा रहा हूँ तो 2.5 भी राइट पे जा रहा हूँ, मतलब -5 पे भी 6 आ रहा होगा। -5 पे भी मेरे पास
6 आ रहा होगा। तो इस तरह मेरा कुछ कर्व बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने डिस्टेंस जो है वो परफेक्ट नहीं छोड़ा हुआ है। आप लोग स्केल से लेके 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस या 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जब लोगे तो आप लोग का आंसर जो है वो परफेक्ट आ रहा होगा। यहाँ मैंने थोड़ा डिस्टेंस कम छोड़ा है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ गया कर्व किस तरह बनेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव द आइडेंटिटी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा जब भी दो फ्रैक्शन प्लस हो रहे होते हैं सबसे पहले आप लोग एलसीएम ले लोगे। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो भाई साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस इंटू साइन इज माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। फिर ये वाले डिनोमिनेटर इससे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, बेटा ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा का, डायरेक्ट वर्क नहीं करते भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा ये माइनस में और ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो बचा क्या ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा हमारे पास अभी ये आ रहा है, हमें ये चीज शो करनी है। अच्छा बेटा इसकी वर्किंग से तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता और ये आ ही नहीं सकता, 10 आ ही नहीं सकता। 10 लाने के लिए मुझे कुछ एडिशनल वर्किंग करेगी, करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूंगा कि 10 आएगा। मेरे पास यहाँ पे साइन और कॉस है, मैं ऐसा क्या करूंगा यहाँ पे कि मेरे पास 10 आ सकते हैं। 10 किस तरह आएगा बच्चों। देखो 3 मार्क के सवाल में यहाँ तक सब पहुंच जाते हैं, 1 मार्क ले लेते हैं। हसन साइन स्क्वायर को कॉस में करने का फायदा क्या होगा। वेरी गुड इब्तिसाम बेटा। अब आपको पता है आपको 10 स्क्वायर चाहिए और 1 चाहिए। तो अगर आप इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा और कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा। नीचे भी यही होगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा और कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा। अगर आप दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट भी नलीफाई हो जाता है। तो आप कोई चीज अपनी तरफ से भी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम बोल रहे हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है न्यूमिनेटर है, इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, और जो डिनोमिनेटर है नीचे डिवाइड हो रहा है इसे भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। ये चीज और ये चीज एक ही बात है, क्योंकि आप दोनों से सेम चीज डिवाइड कर रहे हो। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा +1, डिवाइडेड बाय साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, कॉस अपॉन कॉस हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है।
तो आपके पास आंसर शो हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या लिखेंगे भाई? शोन। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? Hence find the exact solutions of the equation this is equal to 2 for 0 to pi। बेटा, सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आनी चाहिए? सबसे पहली चीज हमारे पास दिमाग में क्या आनी चाहिए? लास्ट पार्ट से वेट करेंगे, चलो सही है। इसकी जगह में क्या लिख दूंगा? टेन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू कर देंगे। वेरी गुड बेटा इब्तिसाम, यही सुनना था मुझे। जीरो से पाई की रेंज का मतलब क्या है? एग्जामिनर आपको इसमें यहाँ पे एंगल निकालना टेस्ट नहीं कर रहा, वो सभी सही निकालेंगे। पिछला भी ऐसा एक पार्ट दिया हुआ है। एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है कि रेंज जीरो से पाए, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग रेडियन मोड में ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो जब आप लोग मुझे आंसर बता रहे होगे तो आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में होगा। ठीक है? ये बहुत बच्चे ये चीज नहीं करते हैं बेटा। इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है आप लोगों को। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू। टू टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आते हैं और प्लस वन को हम लोग वहां ले जाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन। ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री। स्क्वायर लगा हुआ है, पहले स्क्वायर रूट कर देंगे। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री कितना आ रहा है? अली बेटा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री थ्री कैसे आएगा? तो प्लस माइनस वन पॉइंट सेवन थ्री। बेटा टेन वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, और जब हम लोग इन्वर्स करते हैं तो इन्वर्स में साइन को इग्नोर कर देते हैं। जब मैं टेन को इन्वर्स करूंगा तो साइन को इग्नोर कर दूंगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन पॉइंट सेवन थ्री। जो आंसर आएगा वो अल्फा होगा। अल्फा कितना आ रहा है बच्चों? पाई अपॉन थ्री। बेटा एग्जैक्ट फॉर्म में रहने दो ना। पाई अपॉन थ्री। अल्फा आ गया पाई अपॉन थ्री। अब हम लोग ए एस टी सी करेंगे। प्लस माइनस का मतलब है चारों कोऑर्डिनेट्स में आएगा, लेकिन क्योंकि हमारी रेंज जीरो से पाई तक के है तो हम लोग पहले क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट के आंसर ले रहे होंगे। ठीक है? क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आंसर आएंगे वो पाई से बड़े होंगे। ठीक है? तो एक आंसर आपके पास आ गया थीटा का पाई अपॉन थ्री। और बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वन एटी माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस पाई अपॉन थ्री। तो पाई माइनस पाई अपॉन थ्री कितना आ जाएगा? पाई माइनस पाई अपॉन थ्री कितना हो जाएगा? टू पाई अपॉन थ्री। इसके बेटा चार मार्क मिल गए, कोई मसला? आगे बढ़ते हैं। The equation of a curve is such that dy upon dx is given. The curve passes through the points 3, 5. Find the equation of the curve.
dy अपॉन dx और एक पॉइंट दिया हुआ और जब भी इक्वेशन मांगेंगे, उन्होंने बेटा इस तरह के 3 सवाल क्लास में करे थे। जब भी dy अपॉन dx इक्वेशन मांगेंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन को करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, प्लस सी आ जाएगा। और सी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, आपको पॉइंट्स दिए होंगे, यहाँ पे आपको 3 और 5 दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रल का क्या मतलब है, आप लोग इंटीग्रेट करो, ये इंटीग्रल का साइन होता है, इन टर्म्स ऑफ एक्स कर लो। यहाँ इंटीग्रल का साइन बना डॉट dx, ये dx और dx आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये इंटीग्रल और ये d आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से हमारे पास बच गया y। 3x की पावर 1/2 क्या होगी बच्चों, +1 करेंगे तो 3x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस, -1/2 + 1 इज 1/2 अपॉन प्लस सी आ जाएगा। बेटा 3 डिवाइड बाय 3/2 कितना आ रहा है, 3 डिवाइड बाय 3/2, तो 2x की पावर 3/2। 3 डिवाइड बाय 1/2 कितना है, 6x की पावर 1/2 प्लस सी। कोऑर्डिनेट्स आपको दिए में 3 और 5, y की जगह 5 आ गया, x की जगह 3 आ जाएगा। सी है। बेटा इसका क्या आंसर आ रहा है, तो कैलकुलेटर में सही से डालिएगा। 2, पहले आप करें 3 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसका आंसर लिख लें। 3 की पावर 1/2 इंटू 6 करें, और फिर दोनों को आपस में माइनस कर दें। जीरो आ रहा है, तो सी की वैल्यू आ गई 5। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, y इज इक्वल टू 2x की पावर 3/2 -6x की पावर 1/2 +5। ये आपकी इक्वेशन बन गई। बेटा पार्ट ए में कोई मसला, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। बेटा स्टेशनरी पॉइंट पे क्या होता था, स्टेशनरी पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, dy/dx इक्वल टू 0। तो ये आपके पास dy/dx गिवन है। 3x की पावर 1/2 -3x की पावर -1/2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 3x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3x की पावर -1/2। अब बच्चों जब पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको नीचे ले जाते हैं।
3x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/x की पावर 1/2। बेटे x की पावर 1/2 यहाँ डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2 क्या होगा? 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट एक्स। रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स कितना होता है बच्चों? रूट और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, पावर्स बेसिकली ऐड हो रही होती है ना। तो 1/2 प्लस 1/2 इज 1। तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 3। और तो सीधा सीधा आंसर आ गया x का 1। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, 1 मार्क मिल गया। स्टेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। बताओ x कब इंक्रीज करेगा? वैल्यू बताओ x की कि y भी इंक्रीज हो रहा हो और x भी इंक्रीज हो रहा हो। अच्छा भाई, बेटा आप लोग बता सकते हो इसमें क्या आंसर आना चाहिए? अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है ये आपका टर्निंग पॉइंट था 1 एक्स का। अब बोल रहे हैं बताओ, जब एक्स वैल्यू बताओ एक्स की, जब एक्स इंक्रीज करे तो वाई भी इंक्रीज करे। तो यहाँ 1 के बाद जब एक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो वाई इंक्रीज ही करेगा ना, क्योंकि टर्निंग पॉइंट के आगे का ग्राफ बन रही है। तो इब्तिसाम बेटा वेरी गुड, आंसर क्या होगा? एक्स इज ग्रेटर देन 1। एक्स इज ग्रेटर देन 1। 3 सवाल बचे। क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन एफ एंड जी आर गिवन where a is a constant, find an expression for g of f of x। g of f of x का क्या मतलब है बच्चों? g के फंक्शन में x की जगह f का फंक्शन आ जाएगा। तो g के फंक्शन में a लिखा, x की जगह f का फंक्शन आ जाएगा, +1। ठीक है, ये आंसर हो गया। g के फंक्शन में x की जगह f का फंक्शन प्लग इन कर दिया। 1 मार्क का सवाल है बेटा, हम लोग यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर ये सवाल 2 या 3 मार्क का होता तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखना होता, और यहाँ पे बताया हुआ भी होता एग्जामिनर ने। गिवन दैट g of f of 2 is equal to 11, find the value of a। g of f of 2 का क्या मतलब है? g of f of x के फंक्शन में, g of f of x के फंक्शन में अब x की जगह जो है वो 2 आ रहा होगा। तो a 2 + 1/2 बार +1 अलग से इज इक्वल टू 11। अच्छा, ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, हमारा के माइनस हो जाएगा। 2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 5/2। तो 5/2 a इज इक्वल टू 10। 5a इज इक्वल टू 20। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमारा के मल्टीप्लाई। a इज इक्वल टू 20/5 विच इज 4। बेटा कोई मसला, पहले 2 पार्ट देख लें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
बेटा पार्ट सी का आंसर बताएं। गिवन दैट द ग्राफ y is equal to f of x has a minimum point when x is equal to 1, explain whether or not f has an inverse। अच्छा बच्चों, हम लोगों को पता है कि रीजन क्या होता है फंक्शन का इन्वर्स होने का या ना होने का, कि वो 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है। अगर आपका फंक्शन 1 to 1 है तो इन्वर्स पॉसिबल होगा, और 1 to 1 नहीं है तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, जो लीनियर फंक्शन होते हैं वो तो होते ही 1 to 1 है। और जब हमारे पास क्वाड्रेटिक या रेसिप्रोकेटिव फंक्शन आएंगे तो हम क्या चेक करेंगे, उसकी डोमेन से कंपेयर करेंगे टर्निंग पॉइंट को। मिनिमम पॉइंट का मतलब टर्निंग पॉइंट है। अब आपका टर्निंग पॉइंट 1 पे आ रहा है, लेकिन आपकी जो डोमेन है वो 0 से शुरू हो रही है। एक्स इज ग्रेटर देन 0 के बीच में 1 आ रहा होगा ना, तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। बेटा इसकी हम लोगों ने फंक्शन में 6-7 एग्जाम्पलें करी थी, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये हमने सवाल करे थे कि इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर आपकी डोमेन के अंदर आपकी एक्स की वैल्यू फॉल कर रही होती है तो पॉसिबल नहीं होता, और अगर नहीं फॉल करी होती तो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे फॉल नहीं कर रही। एक्स इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि आपका ग्राफ जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, और टर्निंग पॉइंट जो है मिनिमम पॉइंट वो 1 है। तो आपका ग्राफ कर्व के दोनों साइडों पर है। तो जब भी आपका ग्राफ कर्व के दो साइड्स पे होगा तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो रहा होगा। तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स as it is not a 1 to 1 function। It is given that instead a is equal to 5,
फाइंड एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर जी इनवर्स एफ एक्स। जी इनवर्स एफ एक्स निकालना है भाई। एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स की जगह ए की जगह 5 आ जाएगा। जी इनवर्स एफ एक्स का क्या मतलब है बच्चों, कि जी इनवर्स के फंक्शन में एक्स की जगह एफ का फंक्शन आ जाएगा। तो पहले तो आपको जी इनवर्स चाहिए होगा। जी इनवर्स कैसे आएगा भाई, 3 स्टेप थे। जी ऑफ एक्स की जगह वाई लिख देंगे, फिर एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस वन वहां जाके माइनस वन हो जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड कर देंगे। एक्स की जगह आ जाएगा जी इनवर्स एक्स, वाई की जगह आ जाएगा एक्स। इस फंक्शन में, जी इनवर्स के फंक्शन में एक्स की जगह एफ एक्स आ रहा होगा। एक्स की जगह क्या आ जाएगा भाई, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अच्छा, इस पूरे को मैं है ना लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर बना दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग भी पेपर में। अगर एक फ्रैक्शन के ऊपर एक और फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पे लिख दिया करो डिवाइड बाय 5। एक ही बात हुई ना ये। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ वन है, यहाँ भी वन है, तो ये दोनों एक्स से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और ये वन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, वो जो डिवाइडेड बाय 5 का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई बाय 1/5। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/5। डिवाइड हो रहा है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर इंटू वन इज एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू वन इज माइनस एक्स, प्लस वन इंटू वन इज वन, एक्स इंटू फाइव इज 5x। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया जी इनवर्स एफ ऑफ एक्स का। बेटा देख लें पहले, जी इनवर्स एक्स निकाला। जी इनवर्स एक्स के फंक्शन में एक्स की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, को सिंप्लीफाई करके ये आंसर ले आया। पार्ट डी, एक्सप्लेन व्हाई द कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बेटा मैंने आप लोगों को कॉम्पोजिट फंक्शन की कंडीशन बताई थी। कॉम्पोजिट फंक्शन की कंडीशन याद है आपको, अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले की डोमेन के अंदर लाई करनी चाहिए। अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले फंक्शन की डोमेन के अंदर, अगर एफ जी एक्स है तो जी की जो रेंज है वो एफ की डोमेन के अंदर फॉल करनी चाहिए। और अगर जी एफ एक्स है, अंदर जो भी होगा उसकी रेंज बाहर वाले की डोमेन के अंदर फॉल करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें सवाल में क्या बोला हुआ था, एफ जी एक्स। एफ जी एक्स का क्या मतलब है कि जी की रेंज जो है वो एफ की डोमेन के अंदर फॉल करनी चाहिए। जी की रेंज जो है वो एक्स इज इक्वल टू रियल रूट्स की होगी, सारी वैल्यूज आ रही होंगी। लेकिन एफ की डोमेन सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ रही, लेकिन रियल रूट्स में नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही होंगी। तो जी की जो रेंज होगी वो एफ की डोमेन के अंदर फॉल नहीं कर रही है, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन फॉर्म नहीं कर पाएगा। सही है। तभी बेटा एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हर चीज लिखी हुई है ना पेपर में, हर चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिख रहे होगे,
द रेंज ऑफ g of x, the range of g of x does not fall in the domain of f of x. g of x की रेंज f of x की डोमेन में फॉल नहीं कर रही, हेंस composite function f of g cannot be formed. ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। डायग्राम shows the cross section RASB of the body of an aircraft. The cross section consists of a sector OARB. OARB ये एक सेक्टर है आपके पास बड़ा, रेडियस 2.5। फिर एक सेक्टर आपके पास है PASB, ये भी एक सेक्टर है आपके पास, of another circle with radius 2.24 quadrilateral OAPB, ये एंगल 2/3 पाई, ये एंगल 5/6 पाई। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन RASB, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। बेटा पेरीमीटर मांगा है क्रॉस सेक्शन RASB का, RAS और B, ये आउटर रीजन मांगा है आपसे। तो ये सेक्टर की लेंथ, आर्क लेंथ को, और ये सेक्टर की आर्क लेंथ को हम लोग प्लस कर लेंगे। बेटा आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, हमारे पास फॉर्मूला शीट में भी गिवन होता है, S इज इक्वल टू R थीटा। अब ये जो बड़ी वाली आर्क लेंथ है, इसका रेडियस होगा 2.5, इसका रेडियस होगा 2.5। इस बड़े वाले इसका एंगल क्या होगा, बड़े सेक्टर की आर्क लेंथ के लिए जो मुझे यहाँ पे एंगल चाहिए होगा वो कितना होगा? बच्चों ये वाला एंगल कितना आ रहा होगा? 4/3 पाई। पूरा सर्कल 2 पाई होता है, 2 पाई में से 2/3 पाई को माइनस कर लेंगे तो बाहर वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई। तो बड़े सेक्टर के लिए हमारे पास रेडियस है 2.5 और एंगल आ गया 4/3 पाई। ठीक है, और जो आपके पास छोटा सेक्टर है उसके लिए आपके पास रेडियस है 2.24 और एंगल है 5/6 पाई। बेटा दोनों के आंसर्स बता दें अलग अलग। ये एक काम करें, अलग अलग नहीं बताएं, एक साथ बता दें, एंड में राउंड ऑफ कर लीजिएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आएगा ना। दोनों आर्क लेंथ को हम लोग जब प्लस कर रहे होंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। मुझे डायरेक्ट फाइनल आंसर बता दें 2 डेसिमल प्लेसेस में। सर मेरा 2 डेसिमल में मांगे। 16.34, ठीक है भाई। 16.34 मीटर्स। सवाल में यूनिट्स में मीटर्स दिया हुआ है ना, तो हम भी मीटर्स लिख देते हैं भाई। 3 मार्क मिल गए। पार्ट बी में बोल रहे हैं फाइंड द डिफरेंस इन एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स AOB एंड APB, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस।
डिफरेंस इन एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स। एक बेटा ये ट्राइंगल है आपके पास, और एक ये ट्राइंगल है। इन दोनों का डिफरेंस मांग रहा है। मतलब मैं इन दोनों के एरिया को निकाल के जब माइनस करूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस जो है वो ये वाली जगह होगी। बेसिकली एग्जामिनर जो है आपसे ये वाला रीजन मांग रहा है। बेटा ये वाला रीजन किस तरह आएगा बताओ आप लोग। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल के मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल से माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास ये डिफरेंस आ जाएगा। बेटा ये सेक्टर नहीं है, ट्राइंगल है बेटा। सवाल में बताया हुआ भी है ना, ट्राइंगल है, ये सेक्टर नहीं है। सेक्टर का फॉर्मूला नहीं लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। बेटा ये ट्राइंगल आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का हमने फॉर्मूला सीखा था बेटा। क्या बात है अली, ये लिख के आओगे। हाफ ए बी साइन सी। दो साइड्स और बीच का एंगल दिया हुआ हो तो ये लग जाता है। अब बेटा ये 2.5 रेडियस है, ये भी 2.5 रेडियस होगा, तो इसके बीच में ये एंगल आ गया। फिर ये 2.24 रेडियस है, ये 2.24 भी रेडियस होगा। ओ सॉरी, ये हमारे पास एक नॉर्मल ट्राइंगल है, लेकिन ये 2.24 है, तो ये भी हमारे पास 2.24 ही होगा, आइसोसेलेस ही है। यहाँ रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे पी वाले पे रेडियस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, लेकिन एग्जैक्टली बीच में से ही कट हो रहे हैं, तो ये दोनों साइड भी आपस में सेम ही होंगी। अब पहले निकाल लेते हैं ट्राइंगल, बड़ा वाला कौन सा है, ए ओ बी। 1/2 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू साइन 2 पाई अपॉन 3। और ट्राइंगल ए पी बी में क्या है, एंगल साइड 2.24, एंगल 5.6 पर है। 1/2 इंटू 2.24 इंटू 2.24 इंटू साइन 5 पाई अपॉन 6। बेटा दोनों का आंसर निकालें और दोनों को माइनस कर दें। मुझे फाइनल आंसर बता दें 2 डेसिमल में। डिफरेंस कितना आ रहा है। दोनों के आंसर को आपस में माइनस करके फाइनल आंसर बता दें। बेटा मोड का ख्याल रखना है, मोड जो है आपका सर्कुलर मेजर में रेडियन मोड में होता है।
जब भी सर्कुलर मेजर का सवाल करते हैं कैलकुलेटर रेडियन मोड में होता है बेटा। बेटा एक दो बच्चे और बता दें ताकि कंफर्म हो जाए आंसर। 2.71 माइनस 1.25 1.45। ठीक है, सेम ही आ रहे हैं। इतना मार्जिन होता है अली, 1.44 भी चल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आर ए एस बी, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है बेटा प्रसम, आपको एरिया निकालना है क्रॉस सेक्शन का, इस पूरी रीजन का एरिया निकालना है। अच्छा बेटा, अब ये सवाल आपके लिए बहुत आसान कर दिया एग्जामिनर ने पार्ट 2 करवा के, क्योंकि ये आपके पास एक सेक्टर है, इसका एरिया आ जाएगा। फिर आपके पास पी ए एस बी एक सेक्टर है, एग्जामिनर ने बताया पी ए एस बी आपके पास एक और सेक्टर है, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो एक ये आंसर हो गया एरिया, ये आंसर हो गया एरिया का, और ये आंसर आप लोग पार्ट 2 में निकाल चुके हो अभी। इन तीनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ, पहले वाले में रेडियस 2.5 है, एंगल जो है ये बाहर वाला लिया जाएगा तो 4/3 पाई लिया जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/2, एंगल ये रहा और रेडियस ये रहा। और फिर ये चीज आप यहाँ से प्लस कर लोगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपने पार्ट 2 में इसको और इसको सेम क्यों कंसिडर करा था? क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल से आ रहा था। और इसको हमने सेम इसलिए कंसिडर किया क्योंकि हमारा सेक्टर बन रहा था। तो सेक्टर में भी ये दोनों साइडें सेम होती है ना, तो ये दोनों सेक्टर के हिसाब से रेडियस बन जाएंगे, हाफ आर स्क्वायर थीटा के हिसाब से। और ये सर्कल के सेंटर में, तो ये तो वैसे ही रेडियस है, तभी हमने यहाँ इन दोनों को सेम कंसिडर करा था। पार्ट सी का क्या आंसर आ रहा है? बेटा 1 डेसिमल प्लेस में बताना है, जल्दी से बता दें।
21.1 मीटर स्क्वायर। बेटा एरिया में स्क्वायर आता है यूनिट के साथ। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर मेजर भी कंप्लीट हो गया। चलो भाई आखिरी सवाल पे आ गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। मिनिमम पॉइंट का क्या मतलब है? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा होगा। 2 पीछे आएगा तो 18/4x -12। ये कांस्टेंट भी गायब हो गया, इसका x गायब हो गया और ये पूरा 18 गायब हो गया। ये आ गया dy अपॉन डी एक्स। 18/4x - 12 इज इक्वल टू 0। 18/4x इज इक्वल टू 12। ये माइनस हो रहा था, वहां जाके प्लस हो गया। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। 18x इज इक्वल टू 48। x इज इक्वल टू 48/18। बेटा ये कितना आएगा? 6 8 6 3 8/3। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, आपसे कोऑर्डिनेट्स मांगे तो वाई भी चाहिए होगा। वाई कैसे आएगा? इस एक्स कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बेटा कोई बच्चा जल्दी से कर दे। 8/3 को यहाँ पे एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करो और मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है वाई का। टू आ रहा है। टू, ठीक है। वाई टू आ गया भाई। कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगले पार्ट में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो कर्व हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने हैं। बेटा हम लोगों ने क्या सीखा था? ऊपर वाले कर्व का एरिया निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा। फिर नीचे वाले कर्व का एरिया निकालेंगे तो ये नीचे वाले से आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। लिमिट्स क्या होंगी? ये 0.4, 6 है तो ये 4 होगा और ये तो ओरिजिन है, ये 0 होगा। पहले ये वाले कर्व को लेते हैं भाई। 4 0 18 -3/8 x⁵ जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 18x माइनस 3/8 की x⁵ डिवाइडेड बाय 7/2। बेटा 3/8 डिवाइड बाय 7/2 कितना आ रहा है? 3/8 डिवाइड बाय 7/2। 3/8 डिवाइडेड बाय 7/2। 3/28 x⁵ 7/2।
बेटा जीरो से तो जीरो ही आ रहा होगा, अपर लिमिट 4 से क्या आंसर आ रहा है? 408/7। ये हमारे पास ये पूरे रीजन का एरिया आ गया। ठीक है, अब इस कर्व को इंटीग्रेट करके ये लिमिट्स डालेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। 9/4 x² माइनस 12 x + 18। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 9/4 x³ अपॉन 3 माइनस 12 x² अपॉन 2 प्लस 18 x। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो लिमिट है 4 और 0। ये आ जाएगा 3/4 x³ माइनस 6 x² प्लस 18 x। जीरो से तो सब में जीरो ही आ रहा होगा बच्चों, 4 से क्या आ रहा है? नेट इशू कर था, स्क्रीन लैग हो गई थी। ये इक्वेशन थी, को इंटीग्रेट किया, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया यहाँ पे, 12 x² अपॉन 2 हो गया, 18 के साथ x आ गया। ये 9/3 3 हो गया, 3/4 यहाँ से बच गया, 12 डिवाइड बाई 2 इज 6 और 18 एज इट इज आ गया। अब जीरो से तो जीरो ही आएगा सब में, 4 डाल के आंसर बता दें। 4 से क्या आ रहा है? 24 माइनस 0 विच इज 24। अब 408/7 में से हम लोग 24 को माइनस कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कितना आ रहा है बच्चों? 240/7। ठीक है, आखिरी सवाल, आखिरी पार्ट, 3 मार्क का। रेट ऑफ चेंज, बिल्कुल सही बेटा। इक्वेशन दी हुई है ये dy, बोला भाई इन सच अ वे दैट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2। एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है तो dx/dt आपको 2 दिया हुआ है। आपसे मांगा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द y कोऑर्डिनेट व्हेन x इज 4। y कोऑर्डिनेट का मांगा है, मतलब हमसे मांगा है dy/dt।
बेसिक चेन रूल क्या होता है भाई, dy अपॉन dt लिखा, dy ऊपर आ जाएगा, dt नीचे आ जाएगा। बच्चों खाली जगहों में क्या आ रहा होगा, dx, बिल्कुल सही। dx बच गया था, ये dx हमारे पास यहाँ आ गया। अब dx अपॉन dt तो हमें दिया हुआ है 2 है, dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा। इक्वेशन दी हुई है, इसको डिफरेंशिएट कर लो भाई। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बेटा कांस्टेंट 18 तो गायब हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8 कितना होता है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8। तो ये माइनस साइन एज इट इज रह जाएगी, ये जो माइनस साइन थी एज इट इज आ गई। 5/2 इंटू 3/8 इज 15/16, एक्स की पावर 5/2 माइनस 1 इज 3/2। अब एक्स की वैल्यू 4 दी हुई है, बेटा dy अपॉन डी एक्स कितना आ रहा है, -15/16, 4 की पावर 3/2, -7.5 आ रहा है, कंफर्म कर दें। -15/16 इंटू 4 की पावर 3/2, -7.5 आ रहा है। तो dy अपॉन dt क्या बन गया भाई, dy अपॉन dx आया -7.5, dx अपॉन dt गिवन था 2, तो -7.5 इंटू 2 इज -15। आंसर आ गया, सवाल कंप्लीट। बेटा कोई मसला, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए सारे। बेटा अब आप लोग मई जून 2022 का जो है ना पेपर 1-2, जो आप लोग का पेपर है ना मई जून 2022 का, ये पेपर आप लोग अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट जो हमारा ईयरली सेशन होगा उसमें मैं ये वाला पेपर आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। बेटा प्लीज मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, वरना आप फायदा नहीं होगा। बहुत कम टाइम बचा है, पूरा 1 महीना है बेटा। आज 1 अप्रैल है, 2 मई को पेपर है, ठीक है। मई जून 22 का पेपर 1-2 आप लोग सॉल्व कर लेना मेरे से पहले। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना। बेटा एक बच्चा ग्रुप पे भी बता दे, क्योंकि अंजिला का मैसेज आया था, वो क्लास लीव कर चुका है। ग्रुप पे बता दो मई जून 2022 का पेपर 1-2 सॉल्व करना है नेक्स्ट ईयरली सेशन से पहले। अल्लाह हाफिज़।